हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट 2, जिसका हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, जिसका नाम है इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट के बारे में, इसके बाद बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। इक्विपमेंट क्या होता है ये तो हम सबको पता है कि कोई किसी भी काम करने के लिए जो हम सामान यूज करते हैं, जो मशीन यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, इक्विपमेंट में बी डिफाइंड एज द फिजिकल एंटिटी विच इज यूज टू कैरी आउट अ जनरल और स्पेसिफिक एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल प्लांट। इट कैन बी सिंगल पीस, फॉर एग्जांपल टैबलेट कंप्रेशन। द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट डिपेंड ऑन द सुटेबिलिटी लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन साइलेंस मेजर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है कि किसी काम को करने के लिए जो भी फिजिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे इक्विपमेंट बोलते हैं। ये एक पीस में भी हो सकता है, जैसे क्या क्या हो सकता है एक पीस में, टैबलेट कंप्रेशन मशीन हो सकती है, वेइंग मशीन हो सकती है, ऐसे बहुत सारी हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है वो किस पे करती है, जो इक्विपमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल कितना है, कितना अच्छे किस लेवल का है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। ये जो सिलेक्शन करना है इक्विपमेंट का वो हमें किस बेसिस पे करना है, क्या क्या उसमें हमें देखना चाहिए। इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो हम इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं उसके पार्ट्स मिल जाए हमें आसानी से। इन केस अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसकी सर्विसिंग हो जाए, ईज़िली उसकी सर्विसिंग हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट ला लिए, हम जहाँ हमारी जो लोकेशन है प्लांट की उस लोकेशन पे उसका पार्ट्स ही नहीं मिल रहा है, उसकी सर्विसिंग के लिए कोई बंदा ही नहीं है। ऐसा इक्विपमेंट लाओ जिसकी ईज़िली सर्विसिंग हो जाए और उसके अगर ख़राब होने पे इन केस ख़राब हो जाता है तो उसका कोई पार्ट्स जो चाहिए होगा वो ईज़िली हमें अवेलेबल हो जाए। इसके बाद है सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईज ऑफ द मेंटेनेंस विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इवन क्वालिटी। कोई ऐसा मशीन ना लें कि जिसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा टफ हो, जिसका मेंटेनेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो। ऐसा हो, ये सब देख के इसके स्पेसिफिकेशंस ये सब लें। इसके बाद है थर्ड, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस कुड एडवर्सली इफेक्ट क्वालिटी। अगर क्या होता है कि अगर आपका इक्विपमेंट प्रोसेस का दौरान टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो आपके क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिफेक्ट करेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए लें, एक अच्छे क्वालिटी का इक्विपमेंट लें। इसके बाद है दिस विल इन्वॉल्व द एसेसिबिलिटी टू द पार्ट टू द प्लांट एंड रिलेटिव एज टू डिसम्बली एंड द रीअसेंबली प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब आप एसेस कर रहे होंगे सारे पार्ट्स को यूज करें तो ये सारे पार्ट जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, काम करने में आसान होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ वन, इन्वायरमेंटल इश्यू आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्या होता है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट ना ले लें कि जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा वो स्मोकिंग वगैरह जो धुआं निकलता है ये सब निकल रहा हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें सिलेक्शन करना है इक्विपमेंट का। इसके बाद आता है परचेज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को परचेज करते समय हमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशन को देखना होता है। इसमें क्या है, राइट सोर्स में क्या है, आप जहाँ से इक्विपमेंट ले रहे हैं वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी हो, वो आपके साथ चीट ना करे। वो जो कंपनी है वो कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास उसमें ना किया जा सके, कोई सा भी प्रोडक्ट ऐसे दे दे हमें, उसने पैसे तो पूरे ले रखे हैं लेकिन जो है हमें बेकार सा प्रोडक्ट दे दे, हमें जो मशीन चाहिए वो अच्छी मशीन ना दे, अच्छी क्वालिटी का ना दे। वो जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड हो, तो इससे क्या होगा कि ISO सर्टिफाइड होने के बाद हमें भरोसा हो जाएगा, तो ऐसी कंपनी से हमें लें जहाँ से भी हम ले रहे हैं। इसके बाद है राइट क्वालिटी। जो इक्विपमेंट हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। कहीं आपने इक्विपमेंट ले लिया बट क्वालिटी जो है अच्छी ना होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या करना है, आपको राइट क्वालिटी चूज़ करनी है। इसके बाद है राइट क्वांटिटी। इसमें क्या है कि जो भी इक्विपमेंट ले रहे हैं आप, जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो आपकी उतनी ही लें, ना कम लें ना ज़्यादा लें। इसके बाद है राइट प्राइस। इक्विपमेंट जो ले रहे हैं आप उसका प्राइस सही होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। कहीं आपने इक्विपमेंट का प्राइस ज़्यादा दे दिए या कहीं आपको सस्ते में मिल रहा हो, आपने उसे सस्ते में ले लिया लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आएगा, जल्दी जल्दी ख़राब होगा। इसलिए एक परफेक्ट राइट प्राइस पे आपको लेना होगा। इसके बाद आता है राइट टाइम। राइट टाइम में क्या है कि सही समय पे जब आपको ज़रूरत हो इक्विपमेंट की तब आप इक्विपमेंट को लें। इसके बाद है राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है कि जब आपने इक्विपमेंट ले लिया उसको ले जाने के लिए, आपको अपने प्लांट तक, अपने घर तक ले जाने के लिए एक सही ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें ताकि वो आपके यहाँ सेफ्टी से पहुँचा दे उसे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद आता है WHO गाइडलाइंस फॉर इक्विपमेंट सिलेक्शन।
सो WHO की क्या गाइडलाइंस होती है जब हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं? तो इसमें क्या है, पहला है इक्विपमेंट मस्ट बी लोकेटेड डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एडॉप्टेड टू मेंटेन सूट ऑपरेशनल टू बी कैरिड आउट। हमें जो ऑपरेशन कैरिड आउट करना हो उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन हो, उस टाइप का वो बनाया गया हो, जो इक्विपमेंट हम ले रहे हैं उस टाइप से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए और बनाया गया। ओवरऑल इसका मतलब यही है कि जिस काम के लिए आप ले रहे हैं उसके लिए सही हो, ये कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए ले रहे हैं उसके लिए ये सूटेबल ही नहीं है। सो ये सब देखते हुए लें। इसके बाद सेकंड, लेआउट एंड डिज़ाइन आर इक्विपमेंट मस्ट एम टू, ये पढ़ लीजिएगा। सो इसमें क्या है कि आपके हिसाब का जो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, जो इक्विपमेंट है उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए उस पर काम करने पे कोई रिस्क ना हो, उससे यूज़ करने पे कोई इंजरी के चांसेस वगैरह ना हो, उसे क्रॉस कंटेमिनेशन जो है उससे बचा जा सके और उसे यूज करने से कोई डस्ट वगैरह ना हो जिससे क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सो ये सब देखते हुए हमें इक्विपमेंट लेना है। इसके बाद है थर्ड वन, इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर ऑफ कंटेमिनेशन। सो जो इक्विपमेंट है उस इस प्रकार से इंस्टॉल करें कि उससे गलती होने के चांसेस जो वो कम हो और कंटेमिनेशन के जो चांसेस हैं वो भी कम हो। तो ये सब देखते हुए इंस्टॉल करें। इसके बाद है फोर्थ वन, प्रोडक्शन इक्विपमेंट शुड बी डिज़ाइन लोकेटेड एंड मेंटेन टू सर्व इट इंटेंडेड पर्पस। जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो अपने पर्पस के हिसाब से डिज़ाइन हो और लोकेटेड हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या कि जो मशीन है उसे क्लीन रखना है, मेंटेन रखना है। जो क्लीन इक्विपमेंट होते हैं उसे यूज़ करने से कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं और इससे हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो बिना कंटेमिनेटेड होगा, ताकि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले अगर साफ़ सुथरा हम रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। इसके बाद WHO गाइडलाइन है, जो WHO गाइडलाइन फॉर मेंटेनेंस। तो WHO ने कौन कौन सी गाइडलाइन दी है जो मेंटेनेंस के लिए? इसमें क्या है, पहला है लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट मस्ट एम टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर एंड परमिट इफेक्टिव डिज़ाइन एंड द अवॉइड क्रॉस। सो इक्विपमेंट की लेआउट और डिज़ाइन ऐसा हो एरर का जो रिस्क जो है वो कम हो, वो अच्छे से साफ़ किया जा सके, उसे जो कंटेमिनेशन है उससे बचा जा सके। इसके बाद है वॉशिंग एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट शुड बी चूजन एंड यूज प्रिवेंट सोर्स कंटेमिनेशन। वॉशिंग एंड क्लीनिंग करने से क्या होता है, कंटेमिनेशन जो है उसका सोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कंटेमिनेशन सोर्स से। इसके बाद नेक्स्ट है डिफेक्टिव इक्विपमेंट शुड if possible be removed from production and quality control at least clearly labeled as defective। जो डिफेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो टूट गए हैं इक्विपमेंट, उसे क्या करना है, उसे प्रोडक्शन के जो एरिया है उससे दूर रखना है जितना हो सके। इसके बाद अगर उस पर जो टूटा हुआ इक्विपमेंट है उस पर क्या करें कि एक लेबल लगा दें कि ये डिफेक्टिव है, इसे यूज़ नहीं करना। अब हम इसके बाद बात करेंगे, इक्विपमेंट तो हो गया, अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। सो रॉ मटेरियल भी सबको पता है कि रॉ मटेरियल क्या है। वो मटेरियल होते हैं जिससे हम कोई फर्दर प्रोसेस करते हैं। पहले हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं इसके बाद ही तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या है, ऑल मटेरियल्स दैट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड बल्क इन नॉट बी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्शन सर्टेन सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल जो है वो या तो क्या होगा कि ये रॉ मटेरियल कैन बी इधर एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंस। ये जो रॉ मटेरियल है वो तो या एक्टिव फॉर्म में होगा या इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जैसे कि क्या एक्सिपिएंट हो गया, वाटर हो गया, गैसेस etc। जब हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं इसके बाद है वंस मटेरियल आर रिसीव्ड फॉलोइंग स्टेप आर आउट। जब हमने रॉ मटेरियल लिया इसके बाद हमें क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप हैं जिसे हमें देखना चाहिए। तो इसमें पहला है विजुअल एग्जामिनेशन फॉर ऑल इनकमिंग मटेरियल्स इंटैक्ट कंटेनर लिड सील्स। सो जो भी मटेरियल है उसे अच्छे से देख लें, चेक कर लें सब कुछ सही है, जो कंटेनर है वो सील्ड है या नहीं है, ये सब चेक कर लें। इसके बाद है सेकंड, एविडेंस ऑफ एनी फिजिकल डैमेज ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है उसे अच्छे से चेक कर लें कि कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, जैसे कोई लीकेज वगैरह ना हो इन सब में कंटेनर में। इसके बाद है एविडेंस ऑफ द रोडेंट और इंसेक्ट स्पेसिफिक। रोडेंट क्या होता है, जो जैसे चूहे वगैरह हो गए जिसके नुकीले दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोडेंट बोलते हैं। सो इसमें क्या है कि कहीं वो इंसेक्ट या कोई चूहा वगैरह कुछ डैमेज तो नहीं किया इसे, ये चेक कर लें। इसके बाद है प्रॉपर लेबलिंग इन स्पेसिफाइड मैनर। जो लेबलिंग हुई है वो सही तरीके से हुई है, स्पेसिफाइड मैनर से हुई है, ये सब अच्छे से देख लें। इसके बाद पॉइंट टू बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड। जो भी पॉइंट है ये सब कुछ चेक करो अच्छे से और उससे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, अच्छे से सब कुछ मेंटेन करना रिकॉर्ड को। इसके बाद है डेट ऑफ रिसीप्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, बैच नंबर, कंट्रोल, नो साइन असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी रिसीव अगेंस्ट डॉक्यूमेंट।
सो जो भी रिसिप्ट है उसको उसका डेट, प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, कंट्रोल नंबर, ये सब मैन्युफैक्चरर का जो असाइन किया हुआ है वो सब अच्छे से देख लें। इसके बाद क्या है, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का जो नाम है उसे भी देख लें आप। इसके बाद परचेज ऑर्डर एंड द एक्साइज गेट पास etc। तो इसमें क्या है कि जो परचेज ऑर्डर नंबर है उसे देखना है, एक्साइज गेट ड्यूटी जो है उसे अच्छे से सब कुछ अच्छे से चेक करना है। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। इसमें क्या है कि जो भी मटेरियल आ रहा है वो पहले क्या होगा, क्यूए डिपार्टमेंट वाले उसको फॉलोअप करते हैं, उसके बाद उसको सब कुछ प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, उसकी सब कुछ जांच वगैरह करेंगे। सो इसमें यही है। अब इसके बाद आएगा रॉ मटेरियल सिलेक्शन। रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों के ध्यान रखना है। तो सबसे इसमें क्या है कि सिलेक्शन ऑफ वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जिसके यहाँ से हम ले रहे हैं। इसमें क्या है कि जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो अच्छा हो, वो ट्रस्ट वर्दी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिससे रॉ मटेरियल लेना वो आपको सही रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करे, उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह कर दे, उसी जैसा कुछ मिला दे और आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही, आप लेके चले आए। लेकिन आप ऐसे वेंडर के यहाँ से लें जिस पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सके, आपको एक अच्छा रॉ मटेरियल दे। सो उसी के यहाँ से जाएं और अपना रॉ मटेरियल लें। इसके बाद आता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या है कि आपको कैसे परचेज करना है रॉ मटेरियल को, ये देखना है। तो इसमें जो है इसके कुछ मोड हैं जिसके थ्रू हमें परचेज करना है। तो इसमें क्या है, पहला है बाय इंस्पेक्शन करके हम ले सकते हैं, बाय सैंपल करके ले सकते हैं इसका, बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड से ले सकते हैं हम जो परचेस कर रहे हैं, या बाय ग्रेडिंग, जो उसकी ग्रेडिंग वगैरह है उसके थ्रू हम परचेस कर सकते हैं। ये सब देखते हुए हम क्या करना है, रॉ मटेरियल को परचेस करना है। इसके बाद आएगा स्टेप इन्वॉल्व इन परचेज प्रोसीजर। सो इसमें क्या है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमें परचेज करने के लिए, क्या प्रोसीजर है परचेज करने के लिए, वो सब देखना होता है। सो इसमें पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ नीड एंड रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन। सो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी हमें एक रिसिप्ट बनानी है। इसके बाद दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लाई। सो जब आपने रिसिप्ट बना लिया तब आपको एक अच्छा सप्लायर को सिलेक्ट करना है जिससे आपको ये परचेस करना है। इसके बाद है इनवाइटिंग कोटेशन। सो इसके बाद क्या है कि आपको अलग अलग जगह पे कोटेशन लेना होगा, वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट की आप एक लिस्ट भेजेंगे, वो अपनी कॉस्ट बताएंगे कि हाँ भाई आपने जो लिस्ट भेजी ये इतने की पड़ रही है आप। इसके बाद क्या है, रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ द कोटेशन। इसके बाद जितनी भी कोटेशन आई हैं सबको एनालाइज करना है कि कहाँ पे जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ रही है हमें। जो हमने रिसिप्ट भेजा था उस हिसाब से उन्होंने जब कास्ट भेजा तो इससे हमें ये एनालाइज करना है जो उन्होंने कोटेशन का कॉस्ट भेजा कि कहाँ हमें सस्ती मिल रही है। इसके बाद आएगा इशूइंग द परचेज ऑर्डर। इसके बाद जो है कि परचेज का जहाँ से आपको परचेज करना है उसे क्या देना होगा, एक आपको परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा कि हाँ आपने जो जिससे सेलेक्ट किया, जिस वेंडर से लेना, आपको वहाँ पे परचेज ऑर्डर भेजना पड़ेगा। इसके बाद है रिसीविंग द मटेरियल एंड इंस्पेक्टिंग इट। जो भी मटेरियल आया उसे फिर से चेक करना होगा कि सब कुछ सही है, जो आपने रिसिप्ट में लिखा था वो सब है या नहीं है, ये सब अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद क्या होगा कि चेकिंग द इनवॉइस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स। इसके बाद इनवॉइस चेक कर लें और रिकॉर्डिंग ऑफ जो बिल है वो सब अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद क्या होगा, रिलीजिंग द पेमेंट ऑफ द सप्लायर। तो लास्ट में है जब आपने सब कुछ चेक कर लिया, इसके बाद क्या होगा, आपको जो सप्लायर है उसको पेमेंट रिलीज़ करना होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।